नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल को पढ़ा था, उसके सारे टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। आर्टिकल होते कैसे और पहचानते कहाँ पे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हमने 3 होमवर्क भी दिया था, मतलब हमने दिया था वर्ड, उसको हमने पहचानने के लिए दिया था। तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कहते किसे हैं? सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। सेंटेंस जो शब्दों का एक समूह होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक अर्थपूर्ण मीनिंग दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। चलिए डिफिनीशन को लिख लेते हैं। डिफिनीशन, a group of words like this which gives a complete sense or meaning is called a sentence। जैसे देखे दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह लाइक दिस, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसी सेंटेंस की तरह ये एक वाक्य दिया गया है। तो लाइक दिस जैसे कि ये वाक्य है, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस और मीनिंग या फिर कंप्लीट अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होते हैं, उसकी एंडिंग कैसे होती है और सेंटेंस में क्या क्या यूज होते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। अ न्यू सेंटेंस, a new sentence starts या begins with a capital letter। A new sentence begins with a capital letter। एक नया सेंटेंस जो होता है वो किससे शुरुआत होती है? उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। अब चलिए अगला लेते हैं। ए सेंटेंस एंड्स विद, ए सेंटेंस एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स जैसे अ पीरियड और फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए देखते हैं सेंटेंस एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क। ये सेंटेंस की समाप्ति कैसे होती है? पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क में होते क्या क्या? अ पीरियड, पीरियड को और क्या कहते हैं? इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से भी सेंटेंस की समाप्ति होती है, जो क्वेश्चन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें। और एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन के मार्क का प्रयोग कहाँ पे होता है? किस सेंटेंस की एंडिंग करने के लिए? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की समाप्ति के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो टॉपिक इसके बारे में दिया गया है। ए सेंटेंस, ए सेंटेंस contains a subject or and a verb or verb phrase। यहाँ पे देखिए समय, सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब और वर्ब फ्रेज। एक सेंटेंस क्या कंटेन्स करता है? तो वो एक सब्जेक्ट को कंटेन्स करता है, मतलब उसमें एक कर्ता होता है या सब्जेक्ट होते हैं, और एक वर्ब
वर्ब, ये वर्ब या वर्ब फ्रेज होते हैं, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे देखा सेंटेंस की वो उसका पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। ये सेंटेंस follows subject plus verb plus object pattern। सेंटेंस किस पैटर्न को फॉलो करता है? तो सेंटेंस फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। एक नए सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। अगला दिया गया है ए सेंटेंस एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। एक सेंटेंस की एंडिंग कैसे होती है? तो पंक्चुएशन मार्क से होती है। पंक्चुएशन मार्क में होते कौन कौन से हैं? अ पीरियड या फुल स्टॉप होते हैं, अ क्वेश्चन मार्क होते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं। इनकी एंडिंग ऐसे होती है। अगला देखते हैं ए सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अ वर्ब या वर्ब फ्रेज। एक सब्जेक्ट क्या सेंटेंस क्या कंटेन करता है? तो ये सब्जेक्ट, ए वर्ब और वर्ब फ्रेज को कंटेन करता है। अगला देखते हैं ए सेंटेंस फॉलोज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पैटर्न। एक सेंटेंस किस पैटर्न को फॉलो करता है? तो यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को फॉलो करता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? जनरली वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बट वी स्टडी ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? जनरली वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। But we study only 4 types of sentences. But we study only 4 types of sentences. जनरली वी नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मतलब हम सभी जानते हैं, शुरू से हम लोग पढ़े आए हैं कि यहाँ पे मतलब 5 सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। बट हम लोग केवल 4 टाइप्स को ही पढ़ेंगे। 5वां टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अक्सर एग्जाम में बहुत ही कम पूछते हैं। जो कि हमारे 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको पढ़ते हैं। नोट हम लोग 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कितने? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। पहला है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिसको असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं कथनात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को कहते
कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक एक करके एक टाइप्स को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पहला है असर्टिव सेंटेंस, जिसको क्या कहते हैं? जिसका अगला नाम होता है डिक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द सेंटेंस विच गिव्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड है असर्टिव सेंटेंस। चलिए डिफिनीशन लिखते हैं। द सेंटेंस which gives a statement or assertion is called assertive sentence, assertive or declarative sentence। A sentence which gives a statement or assertion is called a assertive sentence। इसका एग्जांपल जैसे दिया गया था, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉक, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये सारे एग्जांपल की इसके अंतर्गत आएंगे, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। चलिए एग्जांपल नोट करते हैं। एग्जांपल है हम्टी डम्टी sat on a wall, they are going to market, Mukesh is playing cricket, असर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल कौन? सैट, हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल। ये असर्शन दिखा रहा है, ये स्टेटमेंट टाइप्स के वाक्य हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। मुकेश इज प्लेइंग क्रिकेट, मुकेश क्रिकेट खेल रहा है। ये सारे सेंटेंस किस टाइप के? स्टेटमेंट टाइप के, इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। अब अगला टाइप देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डिफिनीशन है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। द सेंटेंस विच इज यूज्ड to ask a question is called a sentence। ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करे, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल दिया गया है, वेयर डू यू लिव, which subject do you like most, do you like most। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है कि ये क्या प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेशन मार्क का हम प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क को इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। इसका देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है सेंटेंस, इस वजह से क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट अधिक पसंद करते हैं? यहाँ पे भी प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। और जैसे हम लोग पूछते हैं मे आई कम इन, पूछते हैं ना क्लास में जब एंट्री करना होता है तो हम लोग पूछते हैं मे आई कम इन, मे आई कम
कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ भी क्या कार्य किया है ना, क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जा रहा है, इस वजह से क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो टाइप्स है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हम आज्ञा देने या रिक्वेस्ट करने का भाव प्रकट होता है जिस सेंटेंस में, उसको हम क्या कहेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन होता है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a command, order or request is called imperative sentence. Imperative sentence is a sentence that expresses a command, order or request is called a imperative sentence. ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, ऑर्डर को या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करें, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल दिया गया है बी क्वाइट, have patience, have mercy upon us, have mercy upon us। यहाँ पे बी क्वाइट मतलब शांत रहो, इसका क्या होता है? ये कमांड दे रहा है कि शांत रहा जाए। हैव मर्सी अपॉन अस, मेरे ऊपर दया करो। इसमें क्या है? ये रिक्वेस्ट का भाव दिखा रहा है कि मेरे ऊपर दया करो, हम सब पर दया करो। तो ये क्या आ रहा है? मर्सी दिखा रहा है। ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इसमें कमांड और रिक्वेस्ट का भाव बहुत प्रकट हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, गो देयर एट वंस, सिट डाउन, सिट अप, सिट डाउन, ये सारे स्टैंड अप, ये सारे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर देने के लिए। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, ये सारे जो एग्जांपल हम यूज करते हैं ना, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट है और कमांड या ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा? तो अगला टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा टाइप क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्रकट हो, सब भावनाएं प्रकट हो, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? एक्सक्लामेटरी। वो भाव जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से प्रकट हो, उसको हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन नोट कर लेते हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a strong feeling, is called a exclamatory sentence। exclamatory sentence। क्या एग्जाम्पल डिफिनीशन दी गई है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एक मजबूत भावनाएं या फीलिंग्स हमारी जो हम अनुभव करते हैं वो प्रकट हो, इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जो मजबूती से प्रकट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज। एग्जांपल है, हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, हाउ कोल्ड दिस नाइट is what a shame, यहाँ पे देखिए सेंटेंस है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या प्रकट हो रही है? हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, यह कितनी ठंडी रात है। हम यहाँ पे देखिए हम लोग क्या प्रयोग किए? एक्सक्लेमेशन मार्क। ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो लास्ट में हमारी एंडिंग किससे होगी? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होते हैं? ये एक पाई खींच के इसके नीचे बिंदी कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग यहाँ ऐसे होता है। तो हर सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में ये वाला
मार्क दिख जाए वो किसके अंतर्गत आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे दिया है हाउ कोल्ड दिस नाइट इज, यह रात कितनी ठंडी है। और व्हाट इज सेम, कितनी शर्म की बात है, तो हम किसी को कहते हैं तो वहाँ पे क्या हो, ये हमारी मजबूती से स्ट्रांग फीलिंग प्रकट हो रही है। इस वजह से ये सारे सेंटेंस किसके अंतर्गत आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। अब हमारी पांचवी टाइप क्या है, तो पांचवी टाइप है हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं लेकिन ओरली समझ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। उसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं तो वो सारे किसके अंतर्गत, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे हम कहते हैं काश मैं ये होती, काश मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती, ये सारे एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आते हैं, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हम लोग कल्पनाएं तो बहुत कर सकते हैं, जो सारी कल्पनाएं करते हैं वही ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर, क्योंकि वो हमारी इच्छाएं व्यक्त होती है। कल्पनाओं में क्या व्यक्त होती है, तो हमारी इच्छाएं ही व्यक्त होती है, तो वो सारी किसके अंतर्गत आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने भागों में सेंटेंस को बांटा गया है। तो सेंटेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंसेस। मतलब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए नोट कर लेते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट हम लोग जनरली जानते भी होंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य में जो काम करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं, पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या होती है, सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ विच नेम, द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट विच नेम्स person or things we are usually speaking about that person is called a sentence। चलिए नोट कर लेते हैं, the part which names, the part which name person, place or thing of which that the thing we are speaking, that things we are speaking in a sentence that is called a subject। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, द पार्ट विच नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसका नेम हम लोग करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग के अंतर्गत रखते हैं। वी स्पीकिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में हम वाक्य में बात करते हैं। इन ए सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कोई भी वाक्य दिया गया जिसके बारे में हम बात करते हैं वही हमारा वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे एग्जाम्पल है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर is the best physician। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, नेचर। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, नेचर होगा। समथिंग दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल, वी कांट पंप द ओशियन, वी कांट पंप द
ओशियन ड्राइव। यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल दिया गया है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द क्या है, बेस्ट फिजिशियन है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, नेचर की बात की जा रही है। इस वाक्य में किसकी बात की जा रही है, तो नेचर की बात की। नेचर हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। और उसके बाद वी कांट पंप द ओशियन ड्राइव। वी कांट पंप द ओशियन ड्राइव। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वी के बारे में ही बात की जा रही है इस सेंटेंस में कि वी कांट मतलब हम कांट पंप द ओशियन ड्राइव। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वी मतलब हम। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा होगा वी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा वी होगा। अब इसी में हम समझा सकते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं, लेकिन पहले उसके हम डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि प्रेडिकेट किसे कहते हैं। चलिए नोट करते हैं प्रेडिकेट की डिफिनीशन। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट होते हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट और दूसरा देखते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जैसे दिया है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। जितनी सारी बातें कही जाती हैं किसी भी वाक्य में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल दिया गया है ही हैज अ गुड मेमोरी। उसके ही हैज अ गुड मेमोरी। यहाँ पे देखिए हम सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट अभी हम लोग पढ़ा है पीछे। ये सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में, ही के बारे में। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पर ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब इसके बाद देखते हैं जितनी सारी बातें बचती हैं। यहाँ पे हैज ए गुड मेमोरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके अंतर्गत आएगा, प्रेडिकेट के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट केवल एक ही होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। तो यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में। बाकी जितने भी सारे वाक्य में जितने मैटर सारे बचते हैं उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। या फिर पकड़ने के आसान तरीका, जैसे सेंटेंस सिंपल दिया गया हो और पकड़ने का आसान तरीका ये है, सब्जेक्ट के छोड़कर हेल्पिंग वर्ब से लेकर जितने सारे इसके लेफ्ट साइड में आएंगे, राइट साइड में आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट के अंतर्गत कर देंगे। जैसे देखिए ही सब्जेक्ट होगा, इसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड में हैज ए गुड मेमोरी आते हैं, इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रेडिकेट के अंतर्गत रखेंगे। अब अगला देखते हैं बैड हैबिट ग्रीव अकेजनली। बैड हैबिट ग्रीव अकेजनली। यहाँ पे देखिए बैड हैबिट्स दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट हम कहाँ पहचानेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि किसके बारे में बात की जा रही है, बैड हैबिट्स के बारे में बात की जा रही है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इतना ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बाकी जितना बचता है वाक्य में वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। सब्जेक्ट छोड़कर जितने भी वाक्य में मैटर बचते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेडिकेट के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या वर्ब से लेके जितने मैटर राइट साइड में आएंगे सारे कितने आते हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है उसको देख लेते हैं, नोट पॉइंट में क्या कहा गया है। जैसे दिया गया है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये हम लोग अधिकतर शुरू से जानते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ पर यूज होता है, तो सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट, मतलब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन बट ओकेजनली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी किसी वाक्य में ऐसा होता है कि ये प्रेडिकेट के बाद भी पुट हो सकता है, मतलब यूज हो सकता है। सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए हियर कम्स द बस। अब यहाँ पे हम पूछेंगे कि हियर कम्स द बस में सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है हियर कम्स द बस, किसके बारे में बात की जा रही है, कौन आएगा, कौन आता है, तो यहाँ पे बस के बारे में बात की जा रही है, द बस। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है, द बस के बारे में बात की जा रही है। हम लोग ध्यान देंगे बस इतनी बातें कि जिसके बारे में बात की जाएगी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। बाकी इसके बाद जितने मैटर बचते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना वाक्य में बचता है वो सारा प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद देखते हैं इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इंपरेटिव सेंटेंस अभी हमने पीछे पढ़ा है कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जो ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट करे या कमांड दे, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, सब्जेक्ट के अंतर्गत, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट छुपा होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट
होता ही नहीं, उसको हम लोग मानते हैं केवल। तो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट किसको मानते हैं? तो यू को मानते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल सिट डाउन, सिट डाउन कहा गया है, ये पूरा प्रेडिकेट होगा। इम्परेटिव सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट ही रहता है। अब हमें पूछा जाएगा सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाता है तो हम लोग मानते हैं कि यू, इम्परेटिव सेंटेंस में यू को ही सब्जेक्ट माना जाता है हर जगह, हर वाक्य में। यहाँ पे गो देयर एट वंस, वहाँ जाओ तुरंत, यहाँ किसको कहा जाएगा? हम लोग कल्पना करते हैं कि बस यू, मतलब यू को ही कहा जा सकता है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू को ही सब्जेक्ट मानते हैं, बाकी जितने इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो सारे प्रेडिकेट के अंतर्गत ही आते हैं, प्रेडिकेट। अब चलिए हम लोग वर्ड्स को सेंटेंस देते हैं, उसको आप लोग करिएगा। जैसे दिया है बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया इसको आप लोग करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा इसका आंसर, कि यहाँ पे इसका आंसर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। क्या पहचानना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये दोनों वाक्य में आपको क्या पहचानना है? सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। इसी के साथ हमारी ये सब्जेक्ट और सेंटेंस के बारे में हमने जितना पढ़ा है, सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस की डिफिनीशन, सारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को जो अनदर टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यदि आपको हमारी चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।